हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। इसको आप शुरू से कवर करते रहिएगा, सारी वीडियोस लाइन वाइज देख लीजिए, जिससे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियोज़ को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया, सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलती हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपकी आगे होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड के अंदर या यूपी के अंदर, वो सारी परीक्षाएं आपकी कवर हो सकती हैं इससे। पटवारी लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल सकती है आपको, डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती हैं। और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने अब तक पढ़ लिया था, हमने पिछली वीडियो में टाइड्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था और ओशन करंट्स हमने समझ ली थी। आज हमें चैप्टर 6 से स्टार्ट करना है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव से, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, वेजिटेशन का मतलब है कि जहाँ पे हमें पेड़ पौधे मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, वो वेजिटेशन में काउंट होगा। और जहाँ हमें जीव जंतु मिलेंगे, वो हम वाइल्ड लाइफ में कहेंगे। तो देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग तरह के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं और अलग अलग तरह के ही जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो एक क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही गहरा संबंध है कि भूमि की ऊंचाई कितनी है, यानी कि लैंड की हाइट कितनी है, यानी कि हम प्लेन एरिया में हैं, कोस्टल एरिया में हैं या पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे जो पेड़ों का प्रकार है, पेड़ों की डेंसिटी है, घनत्व है, वो सब चीज़ें चेंज होती रहेंगी। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। तो जैसे जैसे हाइट में चेंज आएगा, वैसे वैसे क्लाइमेट भी बदलता रहेगा और उसी की वजह से वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन है, वो भी क्या होती रहेगी, वो भी चेंज होती रहेगी। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। तब जो वेजिटेशन है, हरियाली है, उसकी ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, किस तरह से वहाँ पे टेम्परेचर होगा और वहाँ पे किस तरह से क्या होगा, मॉइस्चर होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे मिट्टी की मोटाई कितनी है और स्लोप कितना है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि बात आती है, एक तो फॉरेस्ट की, जंगलों में है, वन में, फिर ग्रासलैंड में, यानी जो घास के मैदान होते हैं, और एक झाड़ियाँ होते हैं, यानी कि श्रब्स होते हैं। तो फॉरेस्ट देखें तो विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। तो जंगल कहाँ पे होते हैं, जंगल या वन, फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि तापमान अच्छी मात्रा में होता है और वहाँ पे फिर बरसात भी अच्छी मात्रा में होती है, पानी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि वहाँ पे एक अच्छा जो ट्री कवर है वो बन पाए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन। और इसी वजह से कहीं कहीं पे डेंस फॉरेस्ट हैं, यानी कि बहुत घने जंगल हैं, बहुत घने वन हैं, और कहीं कहीं पे ओपन फॉरेस्ट हैं, यानी कि खुले वन हैं, यानी कि इतने ज़्यादा घने वन नहीं हैं। ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, लेकिन बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि फॉरेस्ट जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ पे होती है। जैसे ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड्स में बारिश होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा उसकी कम होती है, जिससे कि बड़े पेड़ तो नहीं बन पाते, लेकिन अच्छी मात्रा में घास वहाँ पे हो जाती हैं। और फिर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे झाड़ी होती है, यानी कि वहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कि सीधे सीधे से बात है कि जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी,
तो पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होगी वैसे वैसे पेड़ पौधे कम होते चले जाएंगे। अब अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट की बात करें, सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो दीज फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, या तो मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहूँ सदाबहार वन, या मैं कहूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या मैं कहूँ सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बात एक ही है। या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है, उनको वर्षा वन भी कहा जा सकता है। मतलब दीज थिक फॉरेस्ट्स अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब ये वाले जो जंगल मिलेंगे आपको, ये वाले जो वन मिलेंगे, सिर्फ कहाँ मिलेंगे, या तो भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे, या जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही आपको ये देखने को मिलेंगे। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पहली बात तो ये रीजन बहुत गर्म है, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, और यहाँ पे साल भर बारिश चलती रहती है, जिस वजह से यहाँ पे बारिश की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पत्तियाँ तो इसकी गिरती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ड्राई सीज़न नहीं आता, जैसे हमारे यहाँ पतझड़ का मौसम आता है, इसी प्रकार से इन तरह के जंगलों में पतझड़ का मौसम नहीं होता। तो वहाँ पे आपको सदाबहार, यानी कि हमेशा वहाँ पे आपको सदा हरे पत्ते देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि पत्ते की अपनी लाइफ होती है, वो कुछ जिएगा फिर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेड़ एक समय ऐसा आया कि पेड़ पूरे के पूरे खाली हो गए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे जो पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, वो देखने को मिलते रहेंगे। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और इसी वजह से उनको एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा से कैसे रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। और जो पेड़ों की कैनोपी होती है, यानी कि ऊपर जो इस तरह से अगर हम पेड़ मान लें, तो ऊपर जो पेड़ों की ऐसे कैनोपी होती है, वो इतनी थिक होती है कि सूरज की रोशनी भी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। हार्डवुड ट्रीज जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महागनी आर कॉमन ट्रीज। तो बहुत ही जो सख्त लकड़ी होती है, हार्डवुड ट्रीज होती है, जैसे कि रोजवुड हुआ, इबोनी है, महागनी है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यानी कि शीशम, आबनूस और महागनी के जो पेड़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। हालांकि ये अब व्याख्या गलत होने जा रही है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील के, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे अमेज़न या अमेज़ॉन नदी बहती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसको धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारी ऑक्सीजन जो है नहीं बनती है, और जो हार्मफुल गैसेज हैं वहाँ पे सिक्वेस्टर होती है, उनको वो सोखता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्राज़ील के अंदर डिफॉरेस्टेशन इस टाइम पे चल रहा है, तो ये कह पाना बहुत गलत होगा कि वो लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद जो रेन फॉरेस्ट है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और अगर यही रवैया चलता रहा वहाँ की सरकार का, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें देखा जाए कि अमेज़न का रेन फॉरेस्ट जो है वो रेन फॉरेस्ट जैसा अब बचा ही नहीं है। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एनाकोंडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक जो है वो इसी जंगल में मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। तो एनाकोंडा इतना विशाल होता है कि ये एक क्रोकोडाइल जैसे इतने विशाल जानवर को मार भी सकता है और उसे पूरा का पूरा खा भी सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस ये है, ये मानसून फॉरेस्ट है, यानी कि जिस टाइम पे बरसात होगी उस टाइम पे तो अच्छे होते हैं, और जिस टाइम पे पतझड़ का मौसम होता है तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये भारत में मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। यहाँ पे मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं, ऋतुओं के हिसाब से। ट्रीज़ जो हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं जिस टाइम पे सूखा सीज़न आता है, और जिस टाइम पे बरसात होती है वो अपनी नई पत्तियाँ उगा लेते हैं। हार्डवुड ट्रीज़ फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो हार्डवुड जो ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? वो मिलते हैं साल का, टीक का, नीम का और शीशम का। हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं वो एक्सट्रीमली यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनका फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कई रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे शेर हैं, टाइगर्स हैं, है ना, यानी कि चीते हैं, लॉयंस हैं, एलिफेंट हैं, लंगूर, मंकी, ये बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि समशीतोष्ण सदाबहार वन की अगर हम बात करें, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? मिड लैटिट्यूडिनल, और जो समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको ज़्यादातर? या तो आपको साउथ ईस्ट USA में मिलेंगे, साउथ चाइना में मिलेंगे और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलेंगे,
और यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की आपको जो लकड़ी होगी वो मिल जाएगी, ट्रीज़ मिल जाएंगे यानी कि पेड़ मिल जाएंगे, जैसे कि ओक के, पाइन के और यूकलिप्टस के। फिर आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट तो ये हम ये ऊपर था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और अब है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में यानी कि अक्षांशीय रेखाओं में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे ये पेड़ आते जा रहे हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, न्यूजीलैंड में, चिले में, और आपको जो वेस्टर्न यूरोप के, पश्चिमी यूरोप का जो समुद्री इलाका है वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये भी अपनी पत्तियाँ जो हैं ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज़, इनके कॉमन ट्रीज़ कौन कौन से हैं? ओक का है पेड़, ऐश का है, बीच का है, और डियर, फॉक्स, वुल्फ, ये जो हैं एनिमल्स आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बर्ड्स जैसे कि फीजेंट, मोनाल, ये भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की अगर हम बात करें, यानी कि भूमध्य सागर पे जो वनस्पति उगती है, भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ज़्यादातर सभी महाद्वीपों के जो पूर्वी दिशाएं हैं या उत्तर पूर्वी दिशाएं हैं, ये वो जगहें होती हैं उस कॉन्टिनेंट में जहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन या डेसिडियस ट्रीज जो होती हैं वो वहाँ पे उगती हैं। द वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट्स के, ये अलग होते हैं, यानी कि पश्चिम पूरब वाले जो हैं वो अलग होते हैं और जो पश्चिम वाले हैं वो अलग होते हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इनका कैसा वेजिटेशन होता है? मेडिटेरेनियन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी। अब ज़्यादातर जब मेडिटेरियन की बात कर रहे हैं तो मेडिटेरियन सी के आसपास ही होगा, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में और दक्षिणी यूरोप में और कुछ कुछ हिस्सा एशिया में भी। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन। ऐसा नहीं है कि ये जो वेजिटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेरेनियन रीजन में, यानी कि ग्रीस का जो शहर है या देश है तो वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको और भी दुनिया में कहीं देखने के लिए मिल सकता है। द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। कहाँ कहाँ में मिलेगा? यूएसए, कैलिफोर्निया में, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में, साउथ अफ्रीका में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। तो यहाँ पे ये रीजन किस चीज़ के लिए फेमस हैं? यहाँ पे हॉट और ड्राई समर्स होती हैं, बिल्कुल सूखी समर होती हैं, और हल्की हल्की यहाँ पे माइल्ड रेनी विंटर्स रहती हैं। जो खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो इसकी पहचान है, सबसे ज़्यादा वो यहीं पे उगते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, संतरे हैं, फिग है, ऑलिव है, अंगूर हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन in order to cultivate what they want to. Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks. अब देखिए मेडिटेरियन सी जो हैं उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से डाल लिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है समर्स के दौरान में, बारिश नहीं होती है, तो उन्होंने इस तरह से कर लिया है जिससे कि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी होती रहे। एंड वैक्स कोटेड लीव्स हैं वहाँ पे। तो मेडिटेरियन रीजन्स को दुनिया का ऑर्चर्ड भी कहा जाता है, बागान भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जियों का या फलों का कल्टीवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी वन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।